नमस्कार साथियों, प्रोबेशनर ट्रेनीज को प्रोबेशन के दौरान कौन कौन से अवकाश मिल सकते हैं, आज हम इस वीडियो में जानेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं आकस्मिक अवकाश की। तो प्रत्येक प्रोबेशनर ट्रेनीज को 15 आकस्मिक अवकाश देय है। नियुक्ति तिथि से 1 वर्ष तक यानी ज्वाइनिंग टू ज्वाइनिंग डेट तक 15 दिन से अधिक दिनों का आकस्मिक अवकाश नहीं होना चाहिए। और साथ ही शैक्षणिक सत्र 1 जुलाई से लेकर 30 जून तक की अवधि में भी 15 दिन से अधिक आकस्मिक अवकाश नहीं होने चाहिए। तो शैक्षणिक स्टाफ के लिए ये दोनों चीजें देख लेनी है, दोनों तरफ से आपको देख लेनी है कि नियुक्ति तिथि से 1 वर्ष तक और शैक्षणिक सत्र में भी 15 से अधिक आकस्मिक अवकाश नहीं होने चाहिए। ऐसे ही मंत्रालय के स्टाफ के लिए है नियुक्ति तिथि से 1 वर्ष तक और इनके लिए 1 जनवरी से 31 दिसंबर या कैलेंडर वर्ष के दौरान भी 15 दिन से अधिक आकस्मिक अवकाश नहीं होने चाहिए। मंत्रालय के स्टाफ को द्वितीय शनिवार के एवज में एवजी अवकाश भी प्रोबेशन के दौरान देय होता है। तो इसके बाद हम बात करते हैं कि कौन कितना आकस्मिक अवकाश ले सकता, कितने समय की अवधि के लिए। तो 3 माह या 3 माह से कम सेवा अवधि के लिए 5 दिन का आकस्मिक अवकाश लिया जा सकता है और 3 माह से अधिक परंतु 6 माह से कम सेवा अवधि के लिए 10 दिन का आकस्मिक अवकाश लिया जा सकता है और 6 माह से अधिक की सेवा होने पर 15 दिन का आकस्मिक अवकाश लिया जा सकता है और सेवा अवधि के हिसाब से 10 आकस्मिक अवकाश है वो एक साथ लिए जा सकते हैं। 10 से अधिक आकस्मिक अवकाश एक साथ नहीं लिए जा सकते और आधे दिन का आकस्मिक अवकाश का भी नियम है, आधे दिन का आकस्मिक अवकाश भी लिया जा सकता है। और आकस्मिक अवकाश के आवेदन में अवकाश के समय में रहने का पता अंकित करना चाहिए। ये सभी के लिए समान है, चाहे राजपत्रित हो। आकस्मिक अवकाश को मान्यता नहीं दी गई है और किसी नियम के अधीन नहीं है। और इसके अलावा आकस्मिक अवकाश की किसी अवधि के शीघ्र पूर्व या बाद में रविवार या कोई राजकीय अवकाश, राजपत्रित अवकाश आता है तो वो आकस्मिक अवकाश का अंश नहीं माना जाएगा, तो उसका लाभ भी कार्मिक को मिलेगा। और परिवीक्षा काल के दौरान वेकेशन के क्रम में आकस्मिक अवकाश स्वीकृत नहीं होगा। ये जैसा परिवीक्षा काल के बाद होगा वैसे भी ये वेकेशन के क्रम में, जैसे ग्रीष्म काल है या विंटर वेकेशन है, तो उससे पहले या बाद में जो ज्वाइन करते हैं छुट्टियों के बाद में, तो उस पहले दिन को आकस्मिक अवकाश स्वीकृत नहीं होगा। जैसे अभी 17 मई से ग्रीष्मावकाश हुए हैं तो 16 मई का स्वीकृत नहीं किया जा सकता और ग्रीष्मावकाश के बाद वापस जब विद्यालय लगेगा तो उस पहले दिन को भी आकस्मिक अवकाश स्वीकृत नहीं किया जा सकता। ऐसे ही विंटर वेकेशन के लिए भी ये जो नियम है वो लागू रहेगा। मध्यावधि अवकाश के लिए भी ये नियम लागू रहेगा। इसके अलावा अंशकालीन कर्मचारियों को भी पूर्णकालिक कर्मचारियों की तरह ही आकस्मिक अवकाश देय है और राज्य कर्मचारी बिना अनुमति के मुख्यालय या जिला नहीं छोड़ सकते हैं। अवकाश अधिकार नहीं है अपितु कर्तव्य संपादन से अर्जित होते हैं। अब हम बात करेंगे कि कौन कौन से अवकाश है वो अर्जित किए जा सकते हैं। तो आरएसआर के 1951 नियम 122 के अनुसार नियमित राजकीय सेवा में चल रहे परिवीक्षाधीन अवधि में अन्य किसी भी प्रकार के अवकाश का अर्जन नहीं होगा। यानी उपार्जित अवकाश और जो एचपीएल है, हाफ पे लीव, उसका अर्जन है वो नहीं किया जा सकता। एक कर्मचारी को प्रोबेशन कंप्लीट होने के बाद जब 2 साल के बाद का 1 साल का टाइम पीरियड और हो जाएगा तो उसके बाद उसको 20 एचपीएल का लाभ मिलता है और 15 उपार्जित अवकाश का लाभ मिलता है, पीएल। तो वो 2 साल तक देय नहीं होती है। लेकिन पहले से कोई कर्मचारी सेवा में रह चुका है और अब दोबारा से वो प्रोबेशन कर रहा है, विद्यमान वेतन ले रहा है, तो उसके खाते में पहले से जो उपार्जित और एचपीएल अवकाश संचित हैं तो उनका उपयोग वह कार्मिक अपने नियंत्रण अधिकारी के द्वारा अनुमति दिए जाने पर कर सकता है, उसका उपयोग कर सकता है और इससे उसकी परिवीक्षा पर भी कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, क्योंकि उसके खाते में पहले से
अवकाश है वो जमा है। तो पीएल और एचपीएल 2 वर्ष तक देनी है। पीएल यानी उपार्जित अवकाश शैक्षणिक कार्मिकों के 1 जनवरी से 31 दिसंबर तक 15 जुड़ते हैं, और पीएल उपार्जित अवकाश मंत्रालय कार्मिकों के 1 जनवरी से 31 जनवरी तक 30 जुड़ते हैं, यानी 2 बार जुड़ते हैं इनके, 1 जनवरी और 1 जुलाई। इनके ग्रीष्मावकाश या जो विंटर वैकेशन है वो नहीं होते, केवल राजपत्रित अवकाशों को छोड़कर। तो इनको यानी मंत्रालय कार्मिकों को 30 पीएल का लाभ मिलता है और शैक्षणिक कार्मिकों को केवल 15 पीएल मिलती है, लेकिन ये प्रोबेशन अवधि के दौरान नहीं मिलती। इसके अलावा परिवीक्षाधीन महिला कर्मचारी को सवैतनिक प्रसूति अवकाश देय है। 180 दिन का प्रसूति अवकाश महिला कार्मिक को देय है, और उसको सैलरी भी रेगुलर मिलती रहेगी, जिस प्रकार से अन्य जो नियमित कार्मिक हैं तो उनकी ऐसा नियम है कि उनको सैलरी है वो रेगुलर मिलती रहनी चाहिए। सवैतनिक अवकाश इनको 180 दिन का दिया जाता है। ऐसे ही पैटर्निटी यानी पितृत्व अवकाश, पुरुष कर्मचारी को सवैतनिक पितृत्व अवकाश यानी उनके 2 संतान होने 2 बार ये अवकाश लिया जा सकता है 15-15 दिन का। तो ये पहली संतान पर 15 दिन का, दूसरी संतान पर भी 15 दिन का ये पितृत्व अवकाश, ये भी सवैतनिक है। और इसके अलावा अवैतनिक अवकाश, अवैतनिक अवकाश किन किन परिस्थितियों के आधार पर लिया जा सकता है। पहली श्रेणी है कि बीमारी के आधार पर, आपकी सीएल बची भी नहीं है और आप प्रोबेशन में हैं और आप बीमार हो गए, तो उस अवधि में अब और कोई अवकाश आपको मिल नहीं रहा अभी, तो ऐसी स्थिति में आपको बीमारी के आधार पर अवैतनिक अवकाश स्वीकृत किया जा सकता है। इसके अलावा दूसरा जो आधार है अवैतनिक अवकाश का, नियुक्ति से पहले का जारी अध्ययन पूरा करने बाबत। पहले से कोई आपकी स्टडी चल रही है तो नियमों में ये संशोधन हो गया है कि उसको कंटिन्यू करने के लिए आप अवैतनिक अवकाश ले सकते हैं, आपको उस अवधि का वेतन नहीं मिलेगा। और प्रोबेशन भी आपका 30 दिन से अगर अधिक अवधि का अवैतनिक अवकाश है तो प्रोबेशन आगे खिसक जाएगा उतने ही दिन। और इसके अलावा नियुक्ति से पहले से आवेदित कोई प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करनी है तो भी आपको वो अवैतनिक अवकाश मिल सकता है। तो ये अवैतनिक अवकाश प्रोबेशन में किस तरीके से, ये 3 आधार है, इस आधार पर अवैतनिक अवकाश है वो मिल सकता है। लेकिन इसमें नियुक्ति की जो प्रोबेशन की अवधि है इसके दौरान डीडीओ एक भी दिन का अवैतनिक अवकाश स्वीकृत नहीं कर सकते। आपका अगर एक दिन का भी ये अवैतनिक अवकाश है वो आपको नियुक्ति अधिकारी से स्वीकृत कराना होगा। आप सेकंड ग्रेड पे हैं तो आपके जेडी नियुक्ति अधिकारी हैं वो आपके अवैतनिक अवकाश को स्वीकृत करेंगे। आप फर्स्ट ग्रेड हैं तो आपके डायरेक्टर साहब हैं वो आपके अवैतनिक अवकाश को स्वीकृत करेंगे। थर्ड ग्रेड में हैं तो डीईओ सेकेंडरी हेडक्वार्टर आपके अवैतनिक अवकाश को स्वीकृत करेंगे। यानी नियुक्ति आदेश में जो भी पदनाम है, जिन्होंने भी आपको नियुक्ति आदेश दिया है वो आपके नियुक्ति अधिकारी है, वो ही आपके अवैतनिक अवकाश को स्वीकृत कर सकते हैं प्रोबेशन के दौरान। प्रोबेशन के दौरान आपका एक दिन का भी अवैतनिक अवकाश डीडीओ स्वीकृत नहीं कर सकते। तो ये इसके अलावा 30 दिन तक का तो जो अवैतनिक अवकाश है वो नियुक्ति अधिकारी कर सकते हैं, लेकिन 30 दिन से अधिक प्रशासनिक विभाग से अनुमति लेकर वहां से इसकी सैंक्शन जारी होती है, और 30 दिन से अधिक अवधि होने पर प्रोबेशन अवधि भी उतने दिन आगे बढ़ जाएगी। तो ये अवैतनिक अवकाश से संबंधित नियम। और ये प्रोबेशन के दौरान कर्मचारियों को कौन कौन से अवकाश मिल सकते हैं इसके बारे में संक्षेप में जानकारी थी। थैंक यू वेरी मच।